नमस्कार, थर्ड आई में आपका स्वागत है। फिर कश्मीर का मुद्दा पिछले 10-12 दिन से गरमाया हुआ है। इंडियन एक्सप्रेस में 13 अगस्त को एक रिपोर्ट छपी। उस रिपोर्ट में 7 अगस्त को नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल जी जब शोपियां में एक दिखाया गया था, एक सरकार की तरफ से वो फोटो रिलीज हुई थी कि वहां जाके आदमियों को समझा रहे हैं और ऐसा कहा गया था कि वो सब अमन चैन है और वो लोग खाना खा रहे हैं। उसमें एक लंबा व्यक्ति जो जैकेट पहने हुए था, उसके हवाले से इंडियन एक्सप्रेस ने ये रिपोर्ट छापी है। वो जो व्यक्ति उनके साथ बात करते हुए उस फोटो में दिखाया गया है, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ था, उसका नाम है मंसूर अहमद मगरे। 62 वर्षीय हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, पुराने फॉरेस्ट रेंजर हैं, रिटायर्ड, और कश्मीर में जो सीनियर सिटीजन फोरम है उसके अध्यक्ष हैं। उनके हवाले से उनका ये कहना है कि जब मैं कहीं बाहर गया था और मेरे कुछ लोगों का पता नहीं लग रहा था, मैं थाने गया था। थाने में उनको कहा गया कि आपको एक व्यक्ति से चल के बात करनी है। उनको ये नहीं बताया गया कि वो किससे बात करने जा रहे हैं। एक एम्बुलेंस में बिठा के उनको शोपियां में उस जगह जहां पे ये फोटो खींची गई वो ले जाया गया। उनका कहना है कि वहां 6 कैमरामैन पहले से ही तैयार थे फोटो खींचने के लिए, जैसे फोटो सेशन होता है सरकार का। वहां पे उनसे कहा गया कि ये डीजीपी साहब के साथ ये काम करते हैं, आपसे बात करेंगे। तो इस व्यक्ति का कहना है कि मुझे लगा कि ये डीजीपी जो जम्मू के हैं दिलबाग सिंह साहब, उनके शायद ये पीए हैं। तो इन्होंने बात करनी शुरू की और उन्होंने कहा 370 का, और इधर मतलब 370 पे बात की, फिर कश्मीर के हालात पे। लेकिन कहने लगा तब तक मुझे लगा कि ये जो डीजीपी और एसपी हैं ये तो बिल्कुल हाथ बांध के उनके पीछे दम साधे हुए खड़े हैं। इनका कहना है कि मुझे समझ में आ गया कि ये कोई इनसे बड़े अधिकारी हैं। खैर, उसके बाद इनसे बात किया और फिर उन्होंने कहा कि खाना खाइए। तो इन्होंने कहा कि खाना तो साहब हम लोग को आपको खिलाना चाहिए, आप मेहमान हैं। तो कहना तब तक कहीं से प्लेट आ गई और उसमें कुछ खाना आ गया। इन्होंने खाना ना खाया और इनको घर वापस भेज दिया गया। घर आके इन्होंने अपने लड़के को बताया कि भाई कोई एनएसए हैं वो। तो इनके लड़के ने कहा कि अरे आपने ये क्या कर दिया, आप किसके साथ मिलाए। तब तक उसने कहा कि पूरे देश में इसका हंगामा हो जाएगा। उनका कहना यह है कि अगर मुझे पता होता कि मुझे अजीत डोभाल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से मिलवाने ले जाया जा रहा है तो मैं कतई नहीं जाता। उन्होंने साफ साफ कहा है कि उनसे मिलने से मेरे परिवार में और मेरे समाज में मेरी प्रतिष्ठा गिरी है। अब एक विचारणीय प्रश्न यह है, और यह हमको आपको भी सोचना है, कि जब जम्मू कश्मीर में एक नॉर्मल रिएक्शन की बात है, जहां पे यह है कि भाई उनकी जो भी वहां के लोगों की आवाम की समस्या है, तो क्या उसको एनएसए उसको वो करेंगे? ही इज द राइट मैन फॉर दिस जॉब। एनएसए अपनी स्ट्रैटेजी के लिए किसको पकड़ो, किसको मारो, किसको बंद करो, किस पे अटैक करो तो ठीक है, लेकिन क्या जो ये काम अजीत डोभाल साहब के जिम्मे किया गया था ये उसके लिए उपयुक्त व्यक्ति थे? मेरे हिसाब से तो कोई जनप्रतिनिधि को जाना चाहिए था, बीजेपी का कोई भी लीडर जाता, किसी और पार्टी का जाता, लेकिन वो नहीं हुआ क्योंकि अजीत डोभाल साहब ट्रेंड ही नहीं है इस तरह के काम के लिए। उनका ये काम नहीं है कि नॉर्मलिटी लाना, उनका काम तो सिक्योरिटी एडवाइजर है। भाई किसको मारो, किसको पकड़ो। मेरे बहुत से मित्र मुझसे ये कह रहे हैं कि भाई तुम 370 के भाई कोई भी इस देश में 370 जम्मू कश्मीर से हट गया उसके विरोध में नहीं है, और आप इसमें कह रहे हैं कि इससे देश का भला होगा, तो हम आपकी बात पे विश्वास कर रहे हैं। जो समस्या है और जो दिक्कत है वो दो हैं। पहली दिक्कत, इस पे लोग झूठ बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संदेश में 4 लोगों का नाम लिया कि आज उनका सपना साकार हुआ और उनको बहुत अच्छा लगा होगा। वो 4 नाम सरदार पटेल, डॉक्टर अंबेडकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी और अटल बिहारी वाजपेयी, ये 4 नाम लिए गए। अब इसमें जरा मैं सिलसिलेवार आपको कुछ चीजें बता दूं। ये रिकॉर्ड्स हैं, मतलब ये हिस्ट्री मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, ये कोई भी पढ़ सकता है। जब कश्मीर में 370 धारा लागू करने का ड्राफ्ट तैयार हो रहा था, जो सरदार पटेल, वीपी मेनन और आयंगर, ये 3 लोग तैयार कर रहे थे। उस समय जवाहरलाल नेहरू विदेश यात्रा पे थे, ये ऑन रिकॉर्ड है। और उस समय सरदार पटेल ने कहा था कि भाई इसको नेहरू को आ जाने दें, क्योंकि कहीं ऐसा ना लगे कि उनकी गैर मौजूदगी में हम लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो जहां तक रही सरदार पटेल की बात, आप कोई पेज नंबर कहीं तो बताइए कि सरदार पटेल ने ऐसा कहा। उसी तरह से डॉक्टर अंबेडकर का नाम लिया जाता है, कहीं बताइए, किसी जगह बताइए कि डॉक्टर अंबेडकर ने 370 का विरोध किया था। क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने जब 27 सितंबर 1951 में नेहरू कैबिनेट से इस्तीफा दिया था,
तो उन्होंने उसके 5-6 कारण बताए थे, और उसमें से एक बड़ा कारण यह था, उनका यह कहना था कि भाई जम्मू आपके देश में आमदनी कम है या जो रेवेन्यू है वो कम आ रहा है, उसके मुकाबले आपकी जो फौज में खर्च है बहुत ज़्यादा है, जम्मू कश्मीर में बहुत खर्च हो रहा है फौजों के रख रखाव से। और उसी रेफरेंस में डॉक्टर अंबेडकर का ये बिल्कुल स्टैंड है जो कई जगह लिखा गया है। उनका मानना यह था कि जम्मू और लद्दाख ये हिंदुस्तान के पास आ जाने चाहिए। कश्मीर के बारे में जो श्रीनगर का एरिया, इसको जनरल उसमें हम लोग कश्मीर बोलते हैं, वो एरिया उनके हिसाब से पाकिस्तान को भी दिया जा सकता था, नहीं तो वो कहते थे वहां रेफरेंडम करा लो, वहां की आवाम अगर चाहे तो पाकिस्तान के साथ रहे, चाहे तो हिंदुस्तान के साथ रहे, चाहे तो अपने आप रहे, लेकिन वो कभी 370 के विरोध में नहीं थे। तो एक तो गलत बयानी डॉक्टर अंबेडकर की होती है। तीसरा, अटल जी के लिए आपको बता दूं, अटल जी जब 1977 में हिंदुस्तान के फॉरेन मिनिस्टर, विदेश मंत्री बने, तो उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि 370 का मैं अभी तक विरोधी था, लेकिन अब मेरे कुछ चीजें समझ में आई हैं, मुझे लार्जर पर्सपेक्टिव दिखा है और अब मैं 370 का विरोधी नहीं हूं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का कहां लिखा गया है, कहां नहीं लिखा गया है, उनको मतलब मैं बहुत नहीं बता सकता हूं, मैं क्वालिफाइड नहीं उस पर, लेकिन वो ये चारों लोगों को कहीं लिख के तो बताइए, क्योंकि कहा जाता है कि भाई श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे गए थे और विरोध कर रहे थे, लेकिन लिखित डॉक्टर अंबेडकर, सरदार पटेल का तो कहीं पे भी नहीं है कि इस तरह से उन्होंने विरोध किया। उसी तरह से अमित शाह साहब ने, जो भारत के गृह मंत्री हैं, उन्होंने राज्यसभा और लोकसभा दोनों जगह ये कहा कि पटेल, अंबेडकर, उन्होंने डॉक्टर लोहिया का नाम भी जोड़ लिया और मधुलिमा का नाम भी जोड़ा कि ये लोग इसके 370 के विरोधी थे। 2 नाम मैंने ऑलरेडी आपके सरदार पटेल और डॉक्टर अंबेडकर का बता ही दिया। डॉक्टर लोहिया के बारे में, जो कुर्बान अली, जो बीबीसी के पुराने जर्नलिस्ट रहे हैं, समाजवादी परिवार से आते हैं, समाजवाद पे बहुत काम किया है उन्होंने, बहुत लिखा पढ़ी की है, उनके हवाले से मैं ये बोल रहा हूं, जो वायर पे अभी उनका एक डिस्कशन आया था, उनके हवाले से बोल रहा हूं कि डॉक्टर लोहिया ने जब शेख अब्दुल्ला बंद थे तो कमांडर अर्जुन सिंह भदौरिया और राम सेवक यादव जी को भेजा था उनसे मिलने के लिए, और ये पूरी तरह से शेख अब्दुल्ला के साथ थे। उनकी जो भी उनकी नीति थी कश्मीर के बारे में, उनके एक मत रखते थे। दूसरी बात, 19 सितंबर 1964 में बिजनौर के, ये भी कुर्बान अली के हवाले से ही है, बिजनौर के जो सांसद इंडिपेंडेंट थे प्रकाशवीर शास्त्री, उनके एक जो बिल रखे थे वो संसद में उस पे बात करते हुए, उस पे बहस के दौरान 20 मिनट के करीब का डॉक्टर लोहिया का भाषण हुआ था और उन्होंने कहीं पे भी 370 का विरोध नहीं किया था। फिर मधुलिमा के बारे में बिल्कुल स्पष्ट है कि मधुलिमा की कंटेम्प्ररी इंडियन पॉलिटिक्स जो किताब 1987 में शायद पब्लिश हुई, उसमें साफ साफ उन्होंने अपना व्यू 370 के पक्ष में ही रखा है। इसलिए ये बिल्कुल गैर वाजिब बात है और ये झूठी बात है जो आप बिल्कुल, क्योंकि आप बड़े पद पे हैं, आप कुछ भी झूठ बोल दें, सारी जनता को उसको मानना पड़ेगा, ये गलत है। आप एक और चीज जान लीजिए, नीतीश कुमार ने 370 का विरोध जब किया है तो उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर लोहिया और जॉर्ज फर्नांडिस चूंकि 370 के पक्ष में खड़े थे, इसीलिए हम लोग इसके पक्ष में हैं, इसको हटाने के हम विरोध करते हैं। और ये सही बात भी है। जिन लोगों को याद ना हो उसको फिर याद दिलाने के लिए, जॉर्ज फर्नांडिस जब जगमोहन साहब को अटल जी की सरकार ने वहां का बनाया था, करता था, उससे पहले कश्मीर मामलों के मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस बनाए गए थे। और जॉर्ज फर्नांडिस जब भी कश्मीर जाते थे तो उनके बारे में एक नहीं अनेक ऐसी स्टोरीज हैं कि वो जो सो कॉल्ड अलगवादी और अलगाववादी और सेपरेटिस्ट हैं, वो सबसे बात करते थे। वो नेता थे, उनको समझ में आता था कि इसका हल केवल बातचीत के जरिए हो सकता है, इसका हल गोली नहीं हो सकती है। और बाद में वो जब अनकंफर्टेबल हो गए तो उनको हटा के फिर जगमोहन के हाथ में पूरी बागडोर दे दी गई थी। ये तो हिस्ट्री, रीसेंट हिस्ट्री है जिसके हम सब गवाह हैं। अब जल्दी से बात कर लें थोड़ी कि भाई आखिर ये 370 से हमें हासिल क्या हो रहा है। एक बात कही गई है जेंडर बायस की, कि वहां महिलाओं का वो चला जाता है, हक चला जाता है अगर वो बाहर शादी कर लें, ठीक है। दलित समाज की बात हुई है और तीसरी विकास की बात हो रही है। मतलब जरा ये कश्मीर में जो भी है, कश्मीर का आवाम है, एक तो उनसे पूछा नहीं गया है, वो अलग बात है, लेकिन जरा देश को बताएं भाई किस विकास, कहां पे विकास हो गया है। हम तो उत्तर प्रदेश में बैठे हैं, कौन सा विकास यहां हुआ है,
कौन सी अच्छी कंडीशन हुई है किसी गांव की, आप किस विकास मॉडल को कश्मीर में लागू करने की बात कर रहे हैं, यह भी जरा लोगों को पता रहना चाहिए। दूसरा, सामाजिक और आर्थिक जो डेटा है, आप कहीं तो कुछ बताएंगे ना, यह मापदंड होगा। भाई आज विकास दर 8% से बढ़ रही थी कश्मीर में, अब हम इसको 80% कर देंगे। आप कोई डेटा तो बताइए, आप कहीं तो बोलिए। आप केवल भाषणबाजी करेंगे, आप कुछ बोलेंगे नहीं उसमें। आप जो बात बताएंगे वो फैक्चुअली इनकरेक्ट बताएंगे, उससे भी मुझे आपत्ति है। एक चीज आपकी जानकारी के लिए और बता दूं, जो लोग कश्मीर को जो भी जानते हैं, कश्मीर हिंदुस्तान के पहले कुछ राज्यों में है जहां पे शेख अब्दुल्ला ने लैंड रिफॉर्म बिल को लाके वहां पे लैंड रिफॉर्म्स के बिल को इंप्लीमेंट भी कराया है, और वहां पे लैंड होल्डिंग और जिस तरह की चीजें बाकी हिंदुस्तान में मिलती हैं उस तरह की नहीं है। वहां लैंड रिफॉर्म्स बिल लागू होता है। वहीं पे बिहार में लैंड रिफॉर्म्स बिल आज तक नहीं हो पाया, और उसको किस ठंडे बस्ते में रख दिया गया है ये शायद पता करना भी मुश्किल होगा। एक बात बार बार कही जाती है कि एक देश एक विधान, एक देश एक विधान। हिंदुस्तान का जो भी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में बार बार ये कहा गया है कि हमारी यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। हम बहुत अलग अलग तरह के चीज़ों से मिलके अलग अलग राज्यों में, अलग अलग सामाजिक समाज में अलग अलग उसको मिला के एक यूनिटी बनाते हैं। हम एक देश एक विधान की बात कहना शायद बेमानी बात है। हाल के दिनों में अगर आपको याद हो, बहुत से स्टेट ने, बहुत से राज्यों ने ये मांग की है, लेकिन आपकी याद के लिए बता दूं, कर्नाटका विधानसभा ने कुछ दिन पहले ही अपना अलग झंडा और अलग किसकी किसकी मांग नहीं करने लगा था, अगर ये आपको याद हो तो। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, 370 की बात करेंगे जो अभी हटाया गया है अगस्त महीने में, उससे पहले उसमें 12 अमेंडमेंट आ चुके थे। मतलब वो टेक्निकली उसमें कुछ बचा ही नहीं था, लेकिन अच्छी बात है, एक हिम्मत का काम किया गया है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है 370 हटाने का। लेकिन बात 371 की भी होनी चाहिए, जिस 371 के माध्यम से नॉर्थ ईस्ट में कुछ जगह इस तरह की स्पेशल स्टेटस आज भी कुछ राज्यों को मिली हुई है। आज के ही अखबारों में, टाइम्स ऑफ इंडिया में जो राज्यपाल हैं जम्मू कश्मीर के, सतपाल मलिक साहब, उनका इंटरव्यू छपा है। उन्होंने इंटरव्यू में बताया है कि भाई 15 अगस्त के बाद यहाँ रिलैक्सेशन होगा और हम धीरे धीरे नॉर्मलाइज कर देंगे इस चीज़ों को। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि भाई हम इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे, क्योंकि जो पिटिशनर थे उनसे उन्होंने कहा था कि क्या आप ये जिम्मेदारी लेंगे कि वहाँ एक भी आदमी का खून नहीं बहेगा। तो ये जिम्मेदारी तो भाई इंडिविजुअल कोई भी पिटिशनर कैसे ले सकता है। सरकार ने अभी तक कहा है कि हम वहाँ की जिम्मेदारी ले रहे हैं, और अभी आप उसमें कम्युनिकेशन जो है उसको हम अपनी रोक लगा के रखेंगे, वहाँ लोगों के मूवमेंट पे अपनी रोक लगा के रखेंगे। उम्मीद है कि कश्मीर जल्द से जल्द नॉर्मल होगा, जल्द से जल्द वहाँ विकास की जो बात प्रधानमंत्री जी कहे हैं उस पर कुछ ना कुछ कार्रवाई शुरू हो जाएगी। हालांकि एक डिस्टर्बिंग चीज़ सतपाल मलिक जी ने कही है। उन्होंने कहा है कि जब उनसे बात हो रही है कि अक्टूबर में आप एक इन्वेस्टर समिट कर रहे हैं, तो उन्होंने पहला और सबसे ज़्यादा जो उम्मीद जताई है वो वही अंबानी जी से जताई है। जो पूरे देश में अंबानी जी क्या क्या पब्लिक सेक्टर्स का हाल कर रहे हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। उम्मीद है कि कश्मीर फिर से ये एक बार धरती के स्वर्ग के रूप में अपना राज कायम करेगा। धन्यवाद। आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो कृपया सब्सक्राइब करें, और साथ में वो छोटी घंटी भी दबा दें, जिससे आपको जब भी कोई नया वीडियो, नया एपिसोड अपलोड हो तो आपको उसकी सूचना मिल जाए।